नमस्कार, मैं रुपेश। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज मुद्दे की बात में हम बात करेंगे खजौली विधानसभा की, जो कि मधुबनी जिला में पड़ता है। यहां से विधायक हैं अभी सीताराम यादव, जो कि आरजेडी से विधायक हैं। 2015 में इन्होंने 71,000 वोट प्राप्त किया था। एक प्रचंड बहुमत पाकर इन्होंने जीत हासिल की थी, जिन्होंने अरुण शंकर प्रसाद को, जो कि बीजेपी के नेता हैं, इनको 11,000 वोट से हराया था। उनको अरुण शंकर प्रसाद को लगभग 60,000 के लगभग वोट मिला था। तो इतने प्रचंड बहुमत प्राप्त करने के बाद सीताराम बाबू ने क्या क्या काम किया वहां पर, विधायक जी से अभी जानेंगे। अभी वो हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अब उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या स्थिति है वहां की, और अगले चुनाव के बारे में उनका क्या प्लानिंग है। जी सीताराम जी। हेलो जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? एकदम आ रही है जी। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा, इस बार का आपका सबसे पहला सवाल मेरा यही रहता है कि आगामी चुनाव सर पर है। चुनाव के बारे में आप लोगों की क्या क्या तैयारियां चल रही है, क्या सब करने वाले हैं आप लोग आगे, आपसे जानना चाहूंगा। हम लोग तो हमेशा तैयार रहते हैं, जनता के बीच में रहने वाले हैं। जी तैयारी अब कौन सी करेंगे? हम जनता की सेवा किए हैं 5 वर्ष। जी जनता हम लोगों को मदद करेगी, हम पूर्ण रूपेण व आश्वस्त हैं जी कि हम जिस पार्टी से जुड़े हैं, हमारे नेता नौजवान हैं श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और वो काफी लोकप्रियता किसानों के बीच में, बेरोजगारों के बीच में, छात्रों के बीच में, नौजवानों के बीच में आज वो काफी अपनी प्रसिद्धि पा रहे हैं। इसलिए और हम लोगों ने जो गरीबों के बीच में जो अपनी आवाज उठाया है विधानसभा के अंदर और सड़क पर, सरकार का जो कमर तोड़ महंगाई, किसानों के बीच में उसके उपज का उचित दाम नहीं देना, छात्र और नौजवान रोजगार के लिए देश विदेश में प्रदेश में भटक रहा है, आज उसको देखने वाला कोई नहीं है। रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा शिक्षा रोजी रोजगार के अभाव में बिहार के नौजवान हिंदुस्तान के सारे शहरों में भटक रहे हैं। सारे जगह उसको अपमानित किया जा रहा है। और ये सरकार तो आप जो ये बात कह रहे हैं विधायक जी कि जो अपमानित किया जाता है, क्या आपको पता है कि बिहार से जो लोग बाहर पढ़ने जाते हैं या नौकरी करने जाते हैं तो उनको क्या कह के उनको संबोधित किया जाता है? उनको कहा जाता है बिहारी कह के जो संबोधित किया जाता है। आपको अपमानित किया जाता है जी। आज 15 वर्ष से जो नीतीश कुमार जी की सरकार गद्दी पर बैठी है, डबल इंजन की सरकार, वहाँ पर मोदी जी बैठे हैं, यहाँ नीतीश कुमार बैठे हैं। सारा वोट लेकर के पार्लियामेंट में इन्होंने दिखाया राम मंदिर, गाय गंगा कश्मीर। नहीं तो आपको राम मंदिर से भी परेशानी है? इन्हीं मुद्दों पर इन्होंने देश की समस्या को भटका के लोगों को रखा है। मंदिर आज राम मंदिर 3 खरब रुपया से बना रहे, 3,000 करोड़। जी। कोरोना के लिए इनको कहीं अस्पताल नहीं है। आज लोग जब आएगा देहात में तो देखिएगा पत्रकार बाबू जी, एकदम घमसान मच जाएगा, घमसान मच जाएगा। कोई देखने वाला नहीं रहेगा, कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। आप भी इस पर चिंता नहीं है जी। आज अस्पताल बनाना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए। ठीक है, मंदिर आप बनाते हो तो बनाओ, अस्पताल भी बने, स्कूल भी बने। स्कूल में आज विषयवार शिक्षक नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है। ये सिर्फ राम के भरोसे आपका राज और आपका देश चल रहा है। आप सरस्वती के संतान हैं, आप हमसे अधिक विद्वान हैं। आप जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। आपके लेखनी में सब कुछ है। क्या आप महसूस नहीं कर रहे महोदय? सिर्फ हम ही लोग कहेंगे, हम लोग नहीं। देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है विधायक जी, आप जनप्रतिनिधि हैं। हमारा देश हमारा राज आज बीमारू राज हो गया है। विधायक जी सुनिए, समय का अभाव है। आपसे मैं यही कहूंगा कि मैं आपसे
आपकी रणनीति के बारे में पूछना चाहता हूँ। आपने हमारा यही रणनीति, हमने जो बोला जी किसानों को उसका उचित दाम मिले, उपज का। दूध का दाम 100 रुपए लीटर होना चाहिए, दूध का दाम बढ़े। दूध का दाम अगर 100 रुपए लीटर हो जाएगा विधायक जी, तो आम जनता पर क्या असर होगा? आम जनता पर कौन सी असर होगा? अभी जो महंगाई 100 रुपए डीजल बिक रहा है, खाद बिक रहा है, महंगा बिक रहा है, इसका असर नहीं बुझा रहा आपको? सिर्फ दूधे का असर होगा। दूध एक रोजमर्रा का सामान है, और जो बच्चे, गरीब बच्चे भी दूध पीते हैं, अमीर के बच्चे भी दूध पीते हैं, हर कोई पीता है वो दूध। हमसे सुनिए जी, हम पूछ रहे हैं इस देश में दारू पी के क्या फायदा हो रहा है? इतना महंगा बिक रहा है, ये देखिए ना। दारू पी के किसी का फायदा नहीं होता है विधायक जी। विधायक जी, हम लोग अपने सब्जेक्ट से भटक रहे हैं। मैं आपसे, यदि दूध का दाम बढ़ेगा, आप रोजी रोजगार नहीं दे रहे हैं, नौजवान भैंस चढ़ाना चाहेगा, भैंस पालेगा, भैंस पोसेगा, अभी फायदा नहीं ले रहा है। सुधा कंपनी वाला 25 रुपए लीटर गाय का दूध परचेज करता है, क्या भाव बिक रहा है उसका? उसका जो अमृत दही है 90 रुपए किलो बिक रहा है महोदय। हम यादव है, हम जानते हैं। 1 किलो दूध में एक लीटर 1 किलो दही होता है। 1 किलो दूध का दाम हमको गाय का मिला 25 रुपया, हमसे आप वसूलते हैं 100 रुपया। ये कैसे वसूला जा रहा है? किसान को मिल जाएगा तो जुल्म हो जाएगा। ये सुधा कंपनी वाला, ये दही वाला, दूध वाला जो सप्लायर, जो बनिया है, वो वसूल रहा है किसान से, गांव के गरीब से, हाकिम से, हुकुम से, जनता से। वो कैसे जनता सहन कर रही है? तो विधायक जी आपका मोटा मोटी कहना यही है कि जो अधिकतम जो विक्रेता मूल्य है वो किसानों को मिलना चाहिए। आपका ये मुद्दा बिल्कुल सही है विधायक जी। बात को सुनिए विधायक जी। महोदय 1 सेकंड महोदय, बिचौलिया जो लूट रहा है वो आप किसान को दीजिए जी। किसान पावे और उपभोक्ता, ये दोनों में बीच में रिश्ता होना चाहिए, किसान का और उपभोक्ता का। ये बिचौलिया कहाँ से आ गया लूटने वाला? चलिए ये बात ठीक है, आपकी बात मैं मान लिया। मैं आपकी बात मान लिया कि जो बीच में बिचौलिया आ गया, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ विधायक जी, आप जनप्रतिनिधि हैं पिछले 5 साल से। आपको अगर ये मुद्दा लगता है कि ये मुद्दा उठना चाहिए था, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस जो होता है, यानी कि अधिकतम विक्रेता मूल्य जो होता है वो होना चाहिए, तो मैं आपसे कहता हूं कि आपने क्या कभी सदन में ये आवाज उठाई है? आप देखिए, अभी इसी बार जो मार्च का जो बजट सेशन हुआ है जी, इस पर हम कृषि और पशुपालन पर बोले हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि लाइब्रेरी से निकलवाइए मेरा भाषण, निकलवाइए मेरा कैसेट, और सुनिए आप किस तरह हमने किसानों की समस्या, गांव की, तो आपकी समस्या का समाधान का समस्या अभी आप सुनिए। हमारे यहाँ एक तरफ से 5 ब्लॉक में कोई वेटनरी का डॉक्टर नहीं है, न कलवाही में है, न बासोपट्टी में है, न खजौली में है, न हरलाखी में है, न मधवापुर में है, न साहरघाट में है, कहीं पशुपालन के डॉक्टर नहीं है। और ये सरकार किसानों के हक की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास करती है, क्यों करे विचार? देखिए तो नीतीश कुमार, छिया लानत है ऐसी सरकार पर, धिक्कार है ऐसे सरकार को। दिल्ली वाली और पटना वाली अनिल भी शर्म रहे थे इस्तीफा कर दे, आवे इस बार जंग मैदान में। आप जितनी बातें बोल रहे हैं विधायक जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो काम बिल्कुल नहीं हुआ है बिहार में? एकदम नहीं हुआ है। अच्छा, कौन काम? सड़कें नहीं बनी है? सड़कें बनी है, आप आकर के देखिए ना, इधर से बना, पीछे से। तो आप जनप्रतिनिधि है वहाँ के, आपने सड़क नहीं, आप मुझे बताइए, क्या आपको बजट नहीं जाता है? क्या आपके यहाँ पे फंड नहीं पहुँचता है? देख लीजिए ना, एक भी पैसा मेंटेनेंस और रिपेयर में नहीं मिल रहा है। 5 बार से टेंडर निकल रहा है, कोई संवेदक टेंडर नहीं गिरा रहा है। क्यों नहीं गिरा रहा है टेंडर? आप ये मुझे बताइए। एक सेकंड सुनिए, 1 सेकंड। कलवाही, बासोपट्टी और हरलाखी जो रोड है, कमर भर पानी है, कोई गाड़ी नहीं चल रहा है। इसके लिए स्टेट हाईवे वो रोड है और नेशनल हाईवे में वो परिवर्तित होने जा रहा है। NH 104, 105 को जोड़ने वाली सरकार। सड़क को देखिएगा, हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं, आप आइए।
कलुआही से बासोपट्टी हर लाठी को जोड़ने वाली सड़क का दशा आप देखिए। कुछ ही दिन पहले हमारा ये रिपोर्ट बना है। हमने कई बार नंद किशोर यादव प्रधानमंत्री ये क्या कहते हैं PWD मिनिस्टर से मिला जी, और सुनने के लिए तैयार नहीं है। सुनने के लिए डबल तैयार इंजन की नहीं। सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। क्या यही डबल इंजन की सरकार है? डबल इंजन। मंदिर मंदिर मंदिर, इमरान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, श्मशान। तो इसी आपका पे विकास कहना हो है, जाएगा। विधायक जी जनप्रतिनिधि हैं आप वहाँ के, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप विपक्ष में हैं, आप विरोध करना आपका अधिकार है और आप हाँ। बहुत अच्छा विरोध कर रहे हैं। मैं इस बात का आपको ये बधाई देता हूँ। लेकिन मैं आपसे ये बोल रहा हूँ सीताराम जी, आप मुझे ये बताइए, सुनिए मेरी बात सुनिए। महोदय, हमारे आपके सोच में अंतर है। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्ची बात को उजागर कर रहा हूँ। सत्य बात को आप उजागर कर रहे हैं। क्या राम मंदिर बनना बुरी बात है? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, क्या राम मंदिर, जो हमारे इलाके में जो समस्या है, उस समस्या को मैं अपनी प्रतिनिधि होने के नाते आपके सामने रख रहा हूँ। आपकी समस्या जो है, आपकी जो समस्या है वो जनता देख रही है, वो सुन भी रही है। सब कुछ आपने सही कहा, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक सवाल का जवाब दीजिए, सीधे शब्दों में जवाब दीजिएगा कि राम मंदिर जो अयोध्या में बनने जा रहा है, जिसका भूमि पूजन हो गया है, क्या वो बनना गलत है? नहीं, मंदिर बनना, मस्जिद बनना कहीं गलत नहीं, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान धर्म निरपेक्ष देश है, जिसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, बौद्ध भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैनी भी है। ये सारे लोग महावीर को भी मानने वाले, बुद्ध को भी मानने वाले इस देश में है। बने तो प्रधानमंत्री सब में जाए, मंदिर भी बनावे, मस्जिद भी बनावे, गुरुद्वारा भी बनावे, सब जगह ये प्रधानमंत्री जाए। जी, आपका कहने का मतलब ये है कि जो मंदिर ना बनाए वो हर वो स्थल पर जाए और बनवाए। हमारे देश का महोदय ये नारा है, वसुधैव कुटुंबकम। सिर्फ हिंदू हिंदू करने से नहीं होगा, वसुधैव सेक्युलरिज्म को अपनाना पड़ेगा। जी, अब मैं आपसे, सारा संसार हमारा है, सिर्फ हिंदू हिंदू नहीं, मुसलमान भी हमारा है, सिख भी हमारा है, ईसाई भी हमारा है। ये जिससे देश हमारा टूटेगा महोदय। आप पढ़े लिखे विद्वान है, आप सोचिए, सिर्फ एक जात एक धर्म को लेकर के हम चलने वाले हैं, दुनिया के नक्शा पर हमारी इज्जत प्रतिष्ठा कहाँ रहेगी महोदय? जी, तो हम सर्वधर्म संभाव है, मंदिर विरोधी नहीं है। ऐसे भी हम कबीर मत से वैष्णव हैं, न मछली न मांस न तारी न दारू न गांजा न भांग खाते हैं। हम लोग तो वैष्णव हैं, ऐसे ही हम तो भगवान को मानने वाले हैं। आप यहाँ क्यों कहते हैं राजद के लोग मंदिर विरोधी है? नहीं, ना हम मंदिर के विरोधी हैं, ना मस्जिद के विरोधी हैं। हम किसान के प्रेमी हैं, हम गरीब के प्रेमी हैं। हमको साक्षरता चाहिए, हमको रोजी रोटी नौकरी चाहिए। जो बेरोजगार हैं, आज कानून व्यवस्था का कोई ठिकाना है बिहार में? जी, आपसे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, बिहार में शराबबंदी हुई, शराबबंदी होना कितना कारगर है आपकी नजर में, जानना चाहूंगा। यही नीतीश कुमार बाबू, यही नीतीश बाबू सुशासन गाँव लाइसेंस दे करके चौक चौराहे पर दुकान खोलवा दिए, सबको शराब पीने की लत लगा दिए। पहले लोग गांव घर में ताड़ी पीता था, वो भी बड़ बुजुर्ग से लजाता था, शर्माता था, वो घबराता था, और इन्होंने लाइसेंस दे करके सारे नौजवान को चौराहे पर खुला पीने का छूट दे दिया। पी के भले लोगों को गाली दिया जाता था, और जब ये अति इनको फिर बुझाया तो इन्होंने बंदी किया। लेकिन बंदी कहाँ है? बंदी कहाँ है बताइए ना? होम डिलीवरी हो रहा है चारों तरफ, कहाँ बंदी है? नौजवान आज पकड़े जा रहे हैं, जिनको आपने पिला के आदत लगा दिया। हमारे देश में, हमारे राज्य में चाय नहीं तो पीता था, अंग्रेज आके आदत लगा दिया था, चाय खाना एक सिस्टम बन गया। जी, सीताराम जी सुनिए, हम एक 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, आप लाइन पर ही बने रहिएगा। इस ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आपका आगामी चुनाव में ये 5 मुद्दे क्या होंगे। आप भी, जनता जो देख रही है, इनसे आप जुड़े रहिए। अभी हम इनसे बात करते हैं दोबारा और जानते हैं कि इनका आगामी चुनाव के 5 और मुद्दे क्या होंगे, और इन्होंने जो पिछली बार जो वादे किए थे उस वादों में क्या क्या काम इनका रह गया है। ये सारे सवाल हम इस ब्रेक के बाद लेंगे। आप लाइन पे बने रहिएगा।
से स्वागत है आपका सीताराम जी। ये मैं आपसे अब जानना चाहूंगा कि पिछले चुनाव में जब आप चुन के आए, आपको जनप्रतिनिधि बनाया गया, उस जनप्रतिनिधि बनने के बाद आपके मन में ये टारगेट होगा कि जो मैं अपने खजौली विधानसभा के लिए ये काम करूं, वो काम करूं, यहाँ पे पुल बनाओ, यहाँ पे पुलिया बनाओ, यहाँ की सड़क बनाओ। तो जितनी बातें आपने अपने लिस्ट में बना रखी थी, उसमें से मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो कुछ 3 या 5 बातें आप बताएं जो आप करना चाहते थे लेकिन वो काम हो नहीं पाया। आपसे मैं जानना चाहूंगा। पूछिए ना। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी, बताइए। हमने सड़कों का सारे जगह पर उठाया सवाल, बहुत जगह हमने कामयाबी भी पाया है, लेकिन ये मंथर गति से चलने वाली, कच्छप गति से चलने वाली सरकार, इस काम को 2 वर्ष पहले होना चाहिए, आज भी वो पेंडिंग है, लटका हुआ। कोरोना है, कोरोना ये रो रही है सरकार। स्वीकृति देता है, 3 बार 4 बार टेंडर निकलता है और टेंडर कैंसिल करते हैं, सरकार कैंसिल करती है। सर, ये कागज का कमी है, ये कमी है, वो पीछे जाता है। उसके बाद हमने 2 जगह बिहार सरकार से, एक खजौली ब्लॉक में नड़ार और महुआ ग्राम के बीच में जीवछ नदी पर हमने वो स्लूइस गेट बनाने का सरकार से सहमति और स्वीकृति लिया है। मासोपट्टी के मेहतरपट्टी गांव में काला मोइन पर हमने स्लूइस गेट बनाने की सहमति और सरकार का आश्वासन है, लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा है, कार्य नहीं हो रहा है। हम लिखित कलेक्टर के यहाँ दिया, विभाग को दिया, तमाम जगह लटका हुआ है, अफसरशाही चरम पर है। कार्य जिस त्वरित गति से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हमने कई सड़कों को बनवाया है, तमाम जगह हम किसान की मुद्दा को, गांव की मुद्दा को, गरीब की मुद्दा को, छात्र के मुद्दा को, नौजवान के मुद्दा को हम उठाते हैं, और ये जो है सो नहीं हो रहा है। कमला पुल को हमने उसको क्या कहते हैं कि मॉडर्नाइज करने का, वीर को वराज में बदलने का हमने रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से किया है। एक दिन के लिए, 2 मिनट के लिए मुख्यमंत्री जी आए थे पिछले महीने में, 2 मिनट में देख के उड़ के चले गए, अखबार में बयान हुआ। ये दोनों कमला तटबंध, हमारे कमला नदी हमारे यहाँ पड़ता है, उसका दोनों तटबंध है, एकदम जर्जर हालत में है। हमने उसको पूर्ण पक्कीकरण बनाने का मांग सरकार से अभी तक करते आ रहा है, और वो कह रहा है कि करेंगे। केंद्र सरकार में गया है स्वीकृति के लिए। तो विधायक जी, आप इतनी बातें जी, आपसे सरकार स्वीकृति देगी, कब ये क्लियर होगा आपका? तो हम नेपाल सीमा से सटे हुए हमारा क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र का उत्तरवरिया बॉर्डर नेपाल है, जहाँ प्रत्येक वर्ष हमारे यहाँ बाढ़ आती है। कभी बाढ़ का, कभी सुखाड़ का, कभी अतिवृष्टि का हम समस्या झेलते हैं, लेकिन तो देखने वाला, सुनने वाला कोई नहीं। इसी इशू पर हम लड़ते रहे हैं। हम सिंचाई के इशू पर संसद में भी उठाते हैं, हाउस में भी उठाते हैं, और हम सड़क पर भी आंदोलन करते हैं, और हम करते रहेंगे। किसान को सिंचाई मिले। कांग्रेस के जमाने में 35% पर सब्सिडी पर, 50% सब्सिडी पर, शेड्यूल कास्ट के लिए 90% सब्सिडी पर बोरिंग करता था, और लोग घड़ाते थे। ब्लॉक में आप जाते तो देखते पाइप का फेंड खड़ा है। इस सरकार ने कौन चीज देखा है? पंपिंग सेट मिलता था सब्सिडी पर, किसानों को लोन दिया जाता था, टायर गाड़ी, बैलगाड़ी, भैंस, सब्सिडी का कहीं अता पता नहीं है। और सब्सिडी काट के क्या देगा? सब्सिडी उसी में जोड़ दिया जाता है, उसका दाम बढ़ा दिया जाता है। किसानों का, गांव के गरीब का, मजदूर का शोषण हो रहा है। आप देखिए, आप तो विद्वान हैं, आप पत्रकार हैं, सरस्वती के संतान, आप पता करिए हम जो कह रहे वो सही है या गलत है। आप पता करिए सर, मंथन करिए, चिंतन करिए। हम गलत कहते हो, हम पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपने बहुत सारे आंदोलन किए, सरकार का विरोध होना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। विधायक जी, आपने बहुत सारी बातें बताई। आपकी बातों में कहीं ना कहीं रोष झलक रहा है। ये मैं देख रहा हूँ कि जो सरकार ने आप पर कितनी वो कहते हैं पक्षपात किया है, वो आपके बातों से। सुनिए महोदय, सारे ये स्टेट ट्यूबवेल इसके बंद है। किसानों को बिजली मिलना चाहिए, आधा घंटा के लिए लाइन आएगा, कट जाएगा, फिर 10 मिनट का, फिर आधा घंटा आया, 15 मिनट आया। सरकार तो कहती है कि जो हम 24 घंटे बिजली देते हैं, और आप ऐसी बातें कह रहे हैं। कहने से होता तब तो बिहार स्वर्ग हो गया रहता।
सरकार के कहने से होता। अच्छा, तो यहाँ एक सवाल मैं अंतिम कमी एक नहीं सवाल आती। एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहूंगा मैं। याद आ गया मुझे ये सवाल, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले ही नीतीश बाबू ने, हमारे मुख्यमंत्री सुशासन बाबू, इन्होंने कहा कि बिहार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने, उसमें हम सारे मीडिया कर्मी वहां मौजूद थे। तो वहां पे उन्होंने कहा कि जो हम बिहार को इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे, क्या उनके पास में कोई प्लानिंग है आपके हिसाब से? एगो हम लोग के यहाँ कहावत है मैथिली में सर जी, कि कथी परसै छी तब हाँ। फूस त कई लगाए चलब, कई लगाए चलब। वही मुख्यमंत्री नीतीश जी जी। फूस परोस रहे हैं, एकदम दोनों हाथ से डब्बुक से बांट रहे हैं। नतीजा सिफर है, शून्य है। अब आकर के देखिए ना, हमारे साथ एक दिन आइए ना, घुमाते हैं आपको। जी जी मिल इन्होंने रैयाम में कहा कि इसमें धुआं नहीं निकलेगा तो हम वोट नहीं मांगने आएंगे। कहाँ गए नीतीश बाबू हो? निकल रहा है धुआं क्या? तो अभी तक तो नहीं निकला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। निकलबो नहीं करेगा। अशोक पेपर सारा इंडस्ट्री फैक्ट्री कल कारखाना बंद है। 15 वर्ष में आपने एक सुई का भी कारखाना लगा। धन्यवाद देते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को। हमारा छोटा सा गांव है, पिछड़ा इलाका, पिछड़ों का गांव है महोदय। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस गांव में आए थे, इंदिरा गांधी जी साथ आई थी, और कमला नहर प्रोजेक्ट का इन्होंने यहाँ पर शिलान्यास किया था। आज हमारे गांव में नहर है तो वो देन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। भीमनगर बीरपुर में वेस्टर्न कोसी कैनाल का कोसी पर बराज बनाए थे। बागमती अंचल जब सीतामढ़ी में वहाँ नेहरू जी आए थे। अब गंडक प्रोजेक्ट वाल्मीकि नगर में नेहरू जी आए थे। इस जगह कौन सा काम ही किया? दामोदर घाटी योजना इन्होंने बनाया था। ये कौन सी बनाए? बनाया नेहरू जी ने। सारी जगह सुई से लेकर के हवाई जहाज तक का कारखाना। ये कौन सी बना? ये राम मंदिर बना रहा है, मस्जिद तोड़ रहे हैं, मंदिर तोड़ रहे हैं। ये कौन सी बना रहा है? यही बना रहे हैं। शमशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, गाय गंगा, कश्मीर लड़ते रहिए बॉर्डर पर, मरवाते रहिए सिपाही को, अब वोट ठगते रहिए, सरकार में रहिएगा तो। लेकिन एक इस देश को, इस राज्य को आप कहाँ ले जा करके रख दीजिएगा? आपका कहने का मतलब है कि जो सरकार अभी है, वो सरकार जो है इस तरीके भ्रमित चीजों को करके जो है वोट ठगने का काम कर रही है। वोट ठगना चाहती है, बस बस बस। आपने सही बात को, जो हमारे दिल मन में था, आपने उजागर कर दिया। जी जी, आपकी ही बात को मैंने ये कहा है। चलिए ठीक है। आपने काफी बातों को उजागर किया है। इन सब बातों को सुन के जनता कितना आपको ये कहती है। अंतिम बात आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप जनता को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? संक्षेप में बोले। जनता को अपनी ओर से संदेश देंगे, जो सरकार हमको ठग रही है, झूठ फूस का लॉलीपॉप दिखा रही है, जनता इस बार उसी तरह उनको विदा कर दे, विदाई दे दे। इनका अंतिम यही खत्म हो जाएगा। अब ऐसे ठगने वाली सरकार को दोबारा बिहार में नहीं आने दे। यही जनता भाई से हम सागर निवेदन और अपील करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सीताराम यादव जी। प्रणाम प्रणाम। अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे सीताराम यादव, एक कद्दावर नेता हैं आरजेडी से और काफी मजे हुए नेता है। तो इन्होंने काफी बातें की, काफी रोष दिखाया उन्होंने, और सरकार के प्रति उनका जो अभी दिख रहा था उनका रोष, वो काबिले तारीफ था। उन्होंने काफ़ी बातें गिनाई, उन्होंने लाख कोशिश की कि जो उनके क्षेत्र में काम ना हो। मैं उन कामों को उनको गिनाना चाहता था, लेकिन उससे पहले उन्होंने ही वो काम गिना दिए कि मैंने यहाँ पर कोशिश किया, उन्होंने ये कोशिश की, ये कोशिश किया है, लेकिन किसी को टेंडर नहीं मिल पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है। चलिए, इन बातों में ये तो जरूर पता चल गया हम लोगों को कि जो सीताराम यादव क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे में हम लोग इस बार अपनी सोच समझ से वोट देंगे और अगला जो भी हमारा प्रतिनिधि होगा उसे चुनेंगे। आपके ऊपर में, हमारे ऊपर में ये निर्भर करता है कि हम कैसे चुनें उनको। तब तक हमारे चैनल को आप देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।